हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंटेल के कोर i7 12 जनरेशन 700 के प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग करूँगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो फिलहाल अभी इस बॉक्स के अंदर है। ये जो बॉक्स है बिल्कुल सील बंद है, तो हम दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और दोस्तों हम इसके पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे और साथ में हम दोस्तों बात करेंगे कि इस प्रोसेसर के लिए हमें कौन सी चिपसेट वाला मदरबोर्ड चाहिए और कौन सी सॉकेट वाला मदरबोर्ड चाहिए। तो दोस्तों हम इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस बॉक्स के ऊपर आपको क्या देने मिलता है। यहाँ पे आपको i7 का ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 12 जनरेशन का लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलॉक प्रोसेसर है। जैसे कि आपको पता होगा जिसके लास्ट में यहाँ पे के होता है, तो वो जो अनलॉक प्रोसेसर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं i7 12 जनरेशन प्रोसेसर है और यहाँ पे इसकी सॉकेट के बारे में बताया गया कि कौन सॉकेट सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि i7 12 जनरेशन 700 के प्रोसेसर और 25 MB की इसकी जो कैश मेमोरी है और सॉकेट कौन सी सपोर्ट करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक और लेवल देखने को मिला और यहाँ पे आप देखेंगे i7 इंटेल लिखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ इंटेल और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बॉक्स में से कटआउट लिखता है और यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर दिखता है उसकी बैक साइड। और यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में डिटेल दी है कि ये जो इंटेल का प्रोसेसर है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि और लिखा हुआ है 3 ईयर्स लिमिटेड वारंटी लिखा हुआ है यहाँ पे। और बाकी आप देख सकते हैं कौन सॉकेट और कौन सी सीरीज की चिपसेट है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम बॉक्स की सील को खोलते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो सील लगी है इंटेल फैक्ट्री सील लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस पैकेजिंग के साथ हमारा जो प्रोसेसर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें एक मैनुअल मिलता है, इंटेल प्रोसेसर लिखा हुआ है यहाँ पे और इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि आप कैसे अपने प्रोसेसर को लगा सकते हैं। वहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में बाकी आपको चीजें बताई गई है। इसको हम दोस्तों रखते हैं साइड में और अब हम दोस्तों इस पैकेजिंग के अंदर से अपने प्रोसेसर को निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक की इस पैकेजिंग के अंदर हमारा जो प्रोसेसर है, इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेसर है कोर i7 12 जनरेशन 700 के जो प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये हमारा रहा प्रोसेसर। और दोस्तों मैं एक बात कहूँगा कि जब भी आप निकाले इसे साइड से पकड़िए, यहाँ पे इसके ऊपर गंदे हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कनेक्टिविटी करेंगे उसमें प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे कार्बन भी जम सकती है उससे बाद, या फिर मान लीजिए आपका प्रोसेसर वहाँ पे अच्छे तरीके से चलेगा या पीसी ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर मतलब ये डॉट डॉट बनी होती है इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना, या फिर गंदे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, या फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पे खराब हो जाए। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपकी जो रजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना कि कोई चीज ना लगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये खराब हो सकता है। तो आपको सिर्फ ऐसे साइड में से पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, या फिर इधर ऐसे साइड से पकड़ना है और किसी तरीके से नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल स्पेक के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि ये जो प्रोसेसर है हमारे जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर के साथ आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 8 जो है परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं और 4 एफिशिएंट कोर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो आपको टोटल जो थ्रेड्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 20 थ्रेड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके अंदर ये देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी आपको 5 गीगाहर्ट्ज तक देखने को मिलती है अगर यहाँ पे आप जो प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते हैं। और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी आपके 5 गीगाहर्ट्ज की है 3.0 में। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। बेस और बूस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कोर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, एफिशिएंट कोर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। चाहे मान लीजिए बेस ले लीजिए चाहे बूस्ट आप फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कोर मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है 4.9 गीगाहर्ट्ज की और परफॉर्मेंस कोर बेस फ्रीक्वेंसी आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज देखने मिलती है। ऐसे एफिशिएंट कोर मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज की, एफिशिएंट कोर बेस फ्रीक्वेंसी आपको 2.7 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैश मेमोरी देखने को मिलती है, 25 MB की देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो L2 कैश मेमोरी हो 12 MB की देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हमारी L3 कैश मेमोरी होती है वो स्लो होती है और L2 कैश मेमोरी होती है वो ज्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है कि हमारी कैश मेमोरी क्या होती है तो उसके ऊपर मैंने पहले से पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि इसकी TDP कितनी है, जिसे हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 125 वाट की। आपको जब बेस फ्रिक्वेंसी पे सभी जो आपके कोर्स वर्क करेंगे तो वहां पे आपको 125 वाट की TDP देखने मिलेगी। अगर मान लीजिए आप ओवरक्लॉक करते हैं या उसे बूस्ट क्लॉक पे जाती है तो वहां पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है 190 वाट की देखने को मिलती है। तो वहां पे आपको फिर जो है हीट सिंक या फिर मान लीजिए
कि CPU कूलर जो होता है वो उस हिसाब से लगाना पड़ेगा अगर मान लीजिए आप ओवरक्लॉक कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको बात ध्यान में देनी है। अगर मान लीजिए आप ओवरक्लॉक नहीं कर रहे तो वहां पे आप जो बढ़िया सा CPU कूलर लगा सकते हैं ताकि आपका वहां पे जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम मेमोरी कितनी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों 128 GB तक आपकी जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करता है। वहां पे डिपेंड करता है कि आपकी स्लॉट कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई मदरबोर्ड होती है इसमें 4 डिम स्लॉट होती है तो 32 GB की आपकी पर डिम स्लॉट में वहां पे सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों चिपसेट के हिसाब से और जो प्रोसेसर के हिसाब से आपकी रैम सपोर्ट करती है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोसेसर है DDR5 मेमोरी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों वो 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड तक आपकी जो रैम सपोर्ट करता है। उससे ऊपर के मान लीजिए आप लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है तो आप वो रैम लगा सकते हैं। तो वहां पे आप जैसे देखेंगे कि अब जितने न्यू लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं B वाले मतलब चिपसेट वाले 600 सीरीज में या फिर मान लीजिए Z सीरीज, तो उनमें आप जो रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। वो आप 6400 से ज्यादा भी मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रैम पे और मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे DDR4 मेमोरी सपोर्ट करता है। यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज की जो ये रैम सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रैम सपोर्ट करता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये जो प्रोसेसर हमारा डुअल चैनल सपोर्ट करता है। लगभग सभी जितने प्रोसेसर होते हैं इंटेल कोर के वो सभी जो है डुअल चैनल का सपोर्ट जरूर देते हैं आपको। और यहाँ पे दोस्तों आपको तभी डुअल चैनल का सपोर्ट मिलेगा जब आप 2 रैम स्टिक दोनों सेम मॉडल की लगाएंगे। मतलब वहां पे उनकी सेम GB की है, सेम उनकी जो मेगाहर्ट्ज है, सेम उनकी कैश लेटेंसी है, सेम टाइमिंग सब कुछ है। मतलब एग्जैक्ट मॉडल नंबर की हो तब भी आपको डुअल चैनल का सपोर्ट मिलेगा। ये नहीं होगा आप एक रैम स्टिक लगाएंगे तो वहां पे आपको डुअल चैनल का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्राफिक प्रोसेस यूनिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेस यूनिट मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको इंटेल का UHD ग्राफिक 770 देखने को मिलता है। आपको दोस्तों जैसे पता होगा कि जितने भी इंटेल के कोर के प्रोसेसर होते हैं उनमें सभी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर मिलता है। पर यहाँ पे जिसके लास्ट में मतलब जिसके लास्ट में F हुआ या फिर मान लीजिए कि F है ऐसे, तो वहां पे उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर नहीं होता। वहां पे अगर आप वो प्रोसेसर लगाएंगे अकेला तो आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। डिस्प्ले आपकी तभी आएगी जब मान लीजिए आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वहां पे लगाएंगे तभी आपकी डिस्प्ले आएगी। उसके थ्रू ही आपका मॉनिटर को वहां पे आउटपुट देनी पड़ेगी। पर यहाँ पे मान लीजिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर है तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही है जो मदरबोर्ड के थ्रू अपनी जो आउटपुट ले सकते हैं अपनी स्क्रीन से, क्योंकि इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जो ग्राफिक बेस फ्रिक्वेंसी आपको कितनी देर मिलती है, 300 मेगाहर्ट्ज की देखने मिलती है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम डायनेमिक फ्रिक्वेंसी आपको ग्राफिक्स की देखने मिलती है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज की देखने मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों इसके थ्रू मतलब ग्राफिक्स आउटपुट आपको 1.4B डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू और डिस्प्ले पोर्ट आपको 1.4A और HDMI 2.1 का सपोर्ट देने मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो आपको 32 देखने को मिलती है, जिसमें इसकी जो ग्राफिक परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू आप जो कितनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू काफी हाई रेजोल्यूशन मिलती है और जो 60 हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है। उसके बाद दोस्तों आपको जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है वो 12 का देखने का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। तो वहां पे हमारी जो गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होगी इस प्रोसेसर के साथ। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं DMI के बारे में, मतलब डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस आपको जो रिवीजन वर्जन कौन सा मिलता है। तो यहाँ पे 4 वर्जन देखने को मिलता है और X8 लेन का वहां पे इस्तेमाल करता है, जिसमें आप मान लीजिए बाकी जैसे मान लीजिए SATA ड्राइव या बाकी जो अपनी M.2 सोल्यूशन ड्राइव या फिर मान लीजिए बाकी जो पोर्ट्स होती है USB पोर्ट्स और इथरनेट के वाईफाई के या फिर मान लीजिए और बाकी चीज के कनेक्शन करते हैं इंटरफेस करते हैं, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा स्पीड मिलने वाली है। और दोस्तों साथ में यहाँ पे जो PCI एक्सप्रेस रिवीजन ये जो सपोर्ट करता है वो वर्जन 5 और 4 दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब जिस हिसाब से मदरबोर्ड हुआ या जिस हिसाब से आपकी चिपसेट हुई उस हिसाब से सपोर्ट करता है। और यहाँ पे दोस्तों आप मान लीजिए इसकी देखेंगे PCI एक्सप्रेस जो कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो आपका एक डायरेक्ट जो 16 लेन पे चलेगा, प्लस वहां पे आप मान लीजिए M.2 कोई PCI एक्सप्रेस वर्जन वाली जो सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाते हैं मतलब वर्जन 4 वाली, तो वो X4 लेन पे काम करेगी। तो यहाँ पे वो जो है सीधा डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्ट होगी, जिसमें आपको जो स्पीड है काफी ज्यादा मिलने वाली है। बाकी जितनी भी होती है मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड या फिर मान लीजिए कि आपके M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो जो है चिपसेट के थ्रू वहां पे कनेक्टिविटी होगी। पर यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट जो है CPU की तरफ से आपको ये सपोर्ट देखने मिलता है कि वहां पे आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा ग्राफिक्स कार्ड का और M.2 PCI एक्सप्रेस वर्जन वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। वहां पे आप मदरबोर्ड में देख ले कि CPU के लिए जो डायरेक्ट जो M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव कौन सी स्लॉट सपोर्ट करती है और साथ में X16 स्लॉट कौन सी सपोर्ट करती है CPU से सीधा डायरेक्ट उसमें आप लगा सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों आपको ये देखने मिलता है। या फिर दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी करते हैं कि अगर मान लीजिए आप 2 ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो ऊपर वाला है वो X8 लेन पे काम करेगा और दूसरा भी X8 लेन पे काम करेगा, प्लस वहां पे आप कोई M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाते हैं तो वो X4 लेन पे काम करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम PCI एक्सप्रेस लैन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 20 लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं मेन जो जरूरी चीज है कि यहाँ पे इस प्रोसेसर के लिए आपको कौन सी सॉकेट वाला मदरबोर्ड चाहिए।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड जिसमें सॉकेट होनी चाहिए वो LG 1700 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लैंड ग्रेड अरे 1700 जिसमें सॉकेट होती है उसी में ये प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। यहाँ पे लैंड ग्रेड 1700 का मतलब है कि वहाँ पे आपके जो पिन कनेक्टर है या कहीं की कनेक्टर वो 1700 है उनकी काउंटिंग। तो यहाँ पे वो आपको सॉकेट वाला मदरबोर्ड चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपके मदरबोर्ड में जो चिपसेट होनी चाहिए 600 सीरीज वाली होनी चाहिए, चाहे मान लीजिए S सीरीज वाली 600 या फिर मान लीजिए B सीरीज वाली 600 या फिर मान लीजिए Z सीरीज वाली 600। मैं दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा अगर जो प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कि आप रैम ओवरक्लॉकिंग लगाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आप बेहतर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं मतलब इस प्रोसेसर की, तो आपको Z सीरीज वाले मतलब मदरबोर्ड बाय करने पड़ेंगे। मतलब Z690 सीरीज वाले आपको जिसमें चिपसेट हो वो वाला मदरबोर्ड बाय करना चाहिए ताकि ये जो प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस भी दे सके, वहां पे ओवरक्लॉक भी आराम से कर सके और रैम की ओवरक्लॉकिंग भी आराम से कर सके। मतलब वहां पे आपको फिर इसके थ्रू है जो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर मान लीजिए आप इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक नहीं करना चाहते हैं, आप एज इट इज लगाना चाहते हैं, तो आप निचले मदरबोर्ड B सीरीज वाले या S सीरीज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेसर के लिए एग्जैक्ट आपको LG 1700 सॉकेट होनी चाहिए और Z690 सीरीज वाले कोई भी मदरबोर्ड हो वो बाय कर सकते हैं। मैं वो आपको रिकमेंडेड करूंगा इस प्रोसेसर के लिए ताकि आपके वहां पे ये जो प्रोसेसर है काफी परफॉर्मेंस दे सके। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो हमारे Z690 वाले और DDR5 रैम के साथ अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे आप DDR4 रैम के साथ यही प्रोसेसर का इस्तेमाल करके और वहां पे आपका PCI Express Revision 4 हो मदरबोर्ड होता है वो ले सकते हैं। वहां पे आपकी DDR4 रैम सपोर्ट करेगी और वहां पे आपका PCI Revision 4 होगा। तो वहां पे भी दोस्तों आप इस प्रोसेसर के साथ जो PC बिल्ड कर सकते हैं और वहां पे जो इसकी कॉस्ट भी लो होगी और वो भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस देगा। तो वहां पे आप इस तरह जो PC बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेसर को हम अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे, फिर देखेंगे कि वहां पे हमें जो PC में ये परफॉर्मेंस कैसे देता है। तो इसकी हम फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर बाकी चीजें मैं वो आपको PC में ही चला कर ये जो प्रोसेसर के बारे में बाकी सब डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों हम PC पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो अपना प्रोसेसर इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि i7 12 जनरेशन का 700 के प्रोसेसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैं अनलॉक नहीं किया है, सिर्फ मैं आपको जो बिना अनलॉक के यहाँ पे जो इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यूजर बेंचमार्क खोलेंगे और उसके थ्रू हम जो इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रोसेसर, ग्राफिक्स, फिक्स ड्राइवर, मेमोरी, USB ड्राइव्स और स्किल बेंच हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने पोर्टेबल डाउनलोड किया। दोस्तों अब हम जल्दी से करते हैं इसका टेस्ट। तो हम रन टेस्ट करते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे स्कोर दे सकते हैं 100% और यहाँ पे पहले स्कोर ज़्यादा आया था, मैं आपको बताऊंगा वो कारण क्या है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसका जो प्रेजेंट टाइम स्कोर है 106%, पहले 114 के करीब आया था। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने बैकग्राउंड में पहले एप्लीकेशन नहीं चला रखी थी और अब बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चला रखी है। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी करके यहाँ पे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने प्रोसेसर अनलॉक नहीं किया है, सिंपल जो यहाँ पे क्लॉक स्पीड में ही जो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की। आप दोस्तों देख सकते हैं बेस क्लॉक इसकी 6.6 GHz, टर्बो तक ये जो गया था 4.55 GHz तक गया था, जबकि ये जो मैक्सिमम 5 GHz तक जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आप साथ में लिखा भी दे सकते हैं यहाँ पे जो 95% तक ही बाई विंडोज में गया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर सेटिंग जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि 100% तक जा सके। वो मैंने अभी चेंज नहीं की है। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये जो रिजल्ट आया, पर पहले जो 114 के करीब था, पर विदाउट अगर आप कोई बैकग्राउंड एप्लीकेशन चलाएंगे, जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाई, तो यहाँ पे आपको ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगी जो आपकी बिना ओवरक्लॉक के। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो अभी तक प्रोसेसर है टेस्टिंग किया काफी जगह पे, मतलब यानी कि वीडियो एडिटिंग में किया, रेंडरिंग में किया, तो वहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे मेरी वीडियो एडिटिंग भी और काफी स्मूथ तरीके से होती है और रेंडर भी काफी जल्दी होती है, वो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट के थ्रू। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट नहीं है, पर फिर भी ये जो परफॉर्मेंस काफी अच्छा देता है। तो दोस्तों अभी गेम की टेस्टिंग मैंने नहीं किया, जब गेम की टेस्टिंग करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे इसमें गेम वगैरह आपको कैसे देखने को मिलती है इस प्रोसेसर के साथ। तो दोस्तों बाकी सब डिटेल मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक नई चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।